स्वागत है आप सभी का फिर एक बार लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी बुलेटिन पार्ट 5। आज की ज्योग्राफी बुलेटिन होने वाली है खास, क्योंकि हम रिवाइज करेंगे पुराने क्वेश्चंस और टॉपिक्स, और जैसा कि लिखा है यूपी पेट स्पेशल, तो जो बेसिक्स क्वेश्चंस है वो सारे आपके कहाँ काम आएंगे, यूपी पेट में। तो आपको बस एक काम करना है, आपको 20 से 25 मिनट बैठ जाना है और आराम से आंसर देना है और हमारे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जीएस बुलेटिन ज्योग्राफी पार्ट 5। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के अन्य नाम क्या हैं? तो भारत के नामों के बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। भारत के नाम, चाहे वो शुरुआत हो भारत से, सबसे पहला नाम क्या था, चाहे वो आर्यव्रत हो आपका। आर्यव्रत के बाद हमने एक बार डिस्कस किया था जम्बू द्वीप के बारे में भी। सबसे स्टार्टिंग में कैसे आर्यव्रत के बाद भारतवर्ष हुआ, कैसे इंडस नदी या सिंधु की वजह से हिंदुस्तान या इंडस की वजह से इंडिया हुआ, ये सारी बातें हमने पिछले जीएस बुलेटिन्स में डिस्कस की हैं। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक बार वो बुलेटिन्स देखें और ध्यान से ऑप्शंस देखें, तो तीनों ही नाम आपकी, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे आपका जम्बू द्वीप हो, चाहे आर्यव्रत, ये तीनों ही नाम क्या है आपके, सही हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको कभी जम्बू आइलैंड या जम्बू द्वीप मिले तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्यों की जमीन आर्यव्रत से नाते आर्यव्रत है, ये भारतवर्ष, भारत के लोग भारतवर्ष, और जम्बू द्वीप माना जाता है कि भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा रहा है। तो अगर भारत से रिलेटेड जम्बू द्वीप या जम्बू आइलैंड भी आता है तो वो भी क्या है, सही है। तो आपका जो ऑप्शन डी है या फिर कहिए फोर्थ है, उपरोक्त में से सभी ये सही है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके मत्स्य उत्पादन के बारे में। इसको अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो आपके ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो हमारे 5 स्टेट्स, 5 राज्य हैं जिनको हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। किस चीज के लिए? मत्स्य उत्पादन के लिए। तो मछली पकड़ेंगे बिल्कुल तटीय क्षेत्र, तो 5 ही तटीय क्षेत्र हैं भारत के, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे केरल हो। गुजरात का आपको पता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे लंबा तटीय सीमा रेखा है। तो अब जल्दी से बताइए मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ऊपर? तो आपको पता होगा कि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा मछली का कंजम्पशन और एक्सपोर्ट दोनों ही करते हैं। तो सबसे ऊपर आपके कौन होंगे? तो सबसे ऊपर आपके वेस्ट बंगाल है। ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें वेस्ट बंगाल ऊपर और इसमें है। अब ऑप्शन से चलते हैं, फोर्थ और थर्ड देख लेते हैं। क्या आंध्र प्रदेश है वेस्ट बंगाल के बाद? तो पश्चिम बंगाल के बाद क्या आंध्र प्रदेश है इस क्रम में, या फिर तमिलनाडु है इस क्रम में? तो आप लोग जल्दी से जल्दी अगर आंसर्स जो है वो कमेंट करते रहेंगे, जल्दी बताइए कि तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, तो हम आंसर्स जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश जो है वो वेस्ट बंगाल के बाद आता है। आपको पता है गुजरात के बाद भी यही सीमा है सबसे ज्यादा। तो आंध्र प्रदेश अगर है तो ये ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, फिर गुजरात है आपका, गुजरात के बाद फिर क्या है आपका, केरल है, और केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये जो है अवरोही क्रम है मत्स्य उत्पादन का। तो सबसे ज्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका गुजरात, केरल और फिर तमिलनाडु। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण के बारे में पिछले बुलेटिन में भी हमने क्वेश्चन देखा था। अभी यह है कोंकण रेलवे कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इनमें से कौन से 3 राज्यों से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई 3 है आपको बता दिया जाए। अब वो पता महाराष्ट्र, पिछले में भी हमने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र से साउथ कर्नाटक तक है कोंकण कोस्ट। तो जल्दी से बताइए कौन से 3 राज्य? जब हम लोग पहले बुलेटिन की बात कर रहे थे तब से मैंने कहा था इंडिया का जो मैप है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए। चाहे वो जम्मू से आपको यूपी आना है तो बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं, चाहे आपको सिक्किम से आना हो, कहाँ सिक्किम से आपको तमिलनाडु आ जाना हो तो कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मैप का एक फोटो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बताइए, अब महाराष्ट्र हमने बता दिया,
महाराष्ट्र, कर्नाटका भी बता ही दिया, अब ऑप्शन से बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन इसमें तो सेकंड है, हाँ है, फोर्थ है, हाँ है, थर्ड है गोवा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तो केरल है नहीं, तीसरा ऑप्शन है आपका, तो आंसर आपको मिल गया, आंसर आपका 432, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक जो है तीनों से कोंकण रेलवे होकर गुजरती है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक अप्रोच रखिए दिमाग में कि अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ पता है तो कैसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत का मैनचेस्टर, सिर्फ भारत का, तब हमने देखा था कि वो अहमदाबाद है। मैंने बताया था अहमदाबाद है भी क्यों, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, मैनचेस्टर बहुत ज्यादा फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, बेसिकली कॉटन। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ प्रोडक्शन होता है? तो अहमदाबाद। गुजरात की साड़ियां आपको पता ही है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? क्या वो मुंबई है, कोयम्बतूर है, मैसूर है या तिरुवनंतपुरम? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी जो है आपका कोयम्बतूर, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा है जिसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा है। अगर आप कभी भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में आपको यही पढ़ाया जाता है कि भारत किस भूभाग का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? आर्यों की जमीन होने के नाते कहा जाता है। इंडियाना बिल्कुल नहीं है। और जुरासिक लैंडमास अगर आप टोटल पढ़ेंगे तो आपको पता है, पैंजिया के बारे में आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को, ज्यादा डीप में हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट फिर भी पैंजिया आपको पता है एक लैंडमास था पूरा अर्थ, और उससे ही क्या हुआ, मूवमेंट की वजह से, बिग बैंग थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, उसकी वजह से जो लैंड अलग हुआ तब फॉर्म हुआ ये सारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो पूरा 2/3 हिस्सा है अर्थ के जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वह साउथ अफ्रीका हो गया, आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो जो 2/3 हिस्सा है वो कौन सा है? वो गोंडवाना लैंड ही है, जिसका भारत भी एक हिस्सा है। तो अगर पूछा जाए भारत किस विशाल भूभाग का हिस्सा है तो गोंडवाना। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें जब आप पढ़ेंगे तो उसके और पार्ट्स भी आप बिल्कुल देखेंगे, आर्कियन चट्टानें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ज्योग्राफी क्लास में मिलेगी। और ज्योग्राफी क्लास के हमारे जीएस मास्टर है अभय सर, उनकी क्लासेस मत देखना भूल गए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 87 जो है वो आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना, लोएस्ट लिटरेसी रेट, सेंसस 2011, सबसे कम साक्षरता वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो अगर आप भारतीय राज्यों की बात करें और अपने दो यूपी और बिहार की बात करें तो जनसंख्या एकदम सबसे ऊपर और साक्षरता जो है सबसे कम आपको मिल जाएगी। तो जो आंसर है वो आपका बिहार है। बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन रखा इसलिए गया क्योंकि 2011 की जनगणना मेंशन की गई है। तो हर 10 साल पे आपको पता है जनगणना होती है, तो 2021 में होने वाली जनगणना को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? कोविड की वजह से इसको रोक दिया गया है। और ये जनगणना अब 2022 में होगी। 2022 में जनगणना यानी कि जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो 2023 या 2024 तक आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो लोग 2011 की जनगणना अभी भी दिमाग में बिठाए हुए हैं, आने वाली एग्जाम्स में वही काम आएगा। तो बिल्कुल आराम से आप 2011 वाली जनगणना को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो भी डेटा वहां से है वही एग्जाम में कंटिन्यूड रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोयले की खान के सुमेलित जोड़े और उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसमें खदान मौजूद है। तो आपको पता है झारिया झारखंड में है, बिल्कुल है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ये सही राज्य है और झारखंड सही जगह है। दूसरा जो आपका रानीगंज, ये रानीगंज तो सही है कोयले की खदान, बट ये झारखंड में ना होके ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। फिर बात करें आप सिंगनेरी की, तो सिंगनेरी भी सही है, ये कोयले की खदान तो है, बट ये आंध्र प्रदेश में ना होकर ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है।
चौथा जो है आपका वो है कोरबा, तो वो केसी याद रखिए। कोरबा जो है वो भी कोयले की खदान तो है, पर ये मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ है ये छत्तीसगढ़ में है आपकी। ठीक है, तो आपको 4 कोयले की खदानों के बारे में हमने बताया। क्या है? पहली झारिया जो कि झारखंड में है और ये सही सुमेलित है। जो दूसरा है आपका रानीगंज, वो कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद सिंगनेरी आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ है वो? तो वो है आपका तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट है आपका कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये प्रश्न यही समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिर से आया सवाल 2011 की जनगणना का। तो प्रश्न नंबर आपका जो है 89, वो कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के संबंध में उनका आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अब आपको अभी मैंने कहा अपना यूपी बिहार आरोही क्रम है, आरोही क्रम की बात हो रही है, अवरोही नहीं, आरोही, इसका मतलब छोटे से बड़ा। तो अगर आपका यूपी बिहार कहीं भी है बस वहीं जाइए आप। तो देखिए एक सवाल, जब भी पहाड़ी क्षेत्रों की बात होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में उतना ज्यादा आपको जनसंख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म है, मतलब छोटे से बड़ा है। तो आपको हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तो नहीं पॉपुलेशन होगी, तो ऑप्शन खत्म है। फिर उसके बाद यहाँ तो बिहार सबसे कम है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इन ऑप्शंस में से बिहार सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। तो सबसे कम पहाड़ी क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका असम है, फिर तमिलनाडु है और फिर बिहार है। तो ये प्रश्न इस तरह से समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कही गई है? जैसा कि नाम ही है पंजाब, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 5 नदियों की भूमि पंजाब। कौन कौन सी नदी है? जो 5 नदी है उसमें से चिनाब जो है वो सबसे बड़ी है। अब जल्दी से बताइए कौन कौन सी नदियां हैं। सी है तो बी भी है, ब्यास भी है, बिल्कुल। और बताइए जल्दी से कमेंट में मेंशन कर दीजिए 5 नदियां। और सारी चीजें हम यही नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं, हर चीज टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के लिए मतलब आपको परचेजिंग फीस ही देनी पड़ेगी। एक बार आप डाउनलोड करके देखिए, आपके जो पैकेजेस हैं उस पे जो भारी डिस्काउंट चल रहे हैं वो आप देख लीजिए और पैकेजेस अवेल करिए। जितने पैसे में आपको इतना सारा नॉलेज मिल रहा है उतने आप पैसे ही खर्च कर देते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके जल्दी से पैकेज लीजिए, ये हमारी गारंटी है कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कंटेंट आपको मिल रहा है अभी, क्योंकि ये डिस्काउंट इंट्रोडक्टरी ऑफर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के बारे में सत्य नहीं है? तो ये प्रश्न अगर आप ऑप्शन देखें तो आप आंसर तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि पिछले बुलेटिन में हमने देखा था कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है हट जाता है। तो इससे आपको और पता क्या चलता है कि और कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है नमक का, बिल्कुल तटीय क्षेत्र है। दूसरा है दुग्ध उत्पाद, ये आप जानते हैं कि अपनी सबसे बड़ी जो कंपनी है डेयरी फार्म्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, अमूल भी, वो कहाँ है? गुजरात में है। फिर मूंगफली का भी सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। और एक और चीज आपको पता चली कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, आम की बारिश गर्म मौसम में होती है, सही है बिल्कुल। तो दूसरा कह रहा है लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है, तो बारिश अगर नहीं होगी तभी तो गर्मी होगी, तो ये भी सही है। मैंगो शावर को अन्यथा कॉफी शावर के रूप में भी जाना जाता है, ऑलमोस्ट सेम हार्वेस्टिंग टाइम। फिर चौथा कह रहा है बारिश आम और कॉफी के फूलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है इनमें से सब सही है, आपका ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है? आपको अरावली की विशेषताएं बिल्कुल पता होगी, आप लोग रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं। अगर अरावली जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ना होकर ऑपोजिट होती तो आज राजस्थान की भूखंड में रेगिस्तान नहीं होता। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। अभी जल्दी से बता दीजिए आंसर कौन सा है। तो आंसर आपका राजस्थान है, बिल्कुल राजस्थान, ऑप्शन बी
आपका करेक्ट आंसर है अरावली माउंटेन रेंज इज इन राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई के लिए नहरों का घनत्व सबसे ज्यादा है? तो आप यूपी में रहते हैं, आपको पता है सब कृषि से ही रिलेटेड होते हैं, हर परिवार में कोई ना कोई होता है जो कृषि विभाग से जुड़ा होता है। तो केनाल सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है। उसके बाद यूपी के बाद आपका एमपी आ जाता है, बिहार भी है, हरियाणा है, दिल्ली है और एक आंध्र प्रदेश भी है जो केनाल से सिंचाई यानी नहरों के द्वारा सिंचाई करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्धा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी सहायक है गोदावरी की, जो महाराष्ट्र में मेनली फ्लो करती है, दो नदियों से होकर फाइनली जाकर गोदावरी से मिल जाती है। तो वर्धा के बारे में पढ़ ले, इसका आंसर है गोदावरी। ये प्रश्न यही समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96 भारत का सबसे लंबा बांध। ये प्रश्न काफी आवश्यक है क्योंकि ये विश्व का भी सबसे लंबा बांध है और यही है मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके यूपी पेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे लंबा तो हीराकुड बांध, जो हीराकुड बांध है वो आपका सबसे लंबा बांध है, लगभग 15 किलोमीटर तक है। तो ये कहाँ लोकेटेड है हीराकुड बांध? तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप कह सकते हैं ये उड़ीसा में है। तो आपका जो आंसर है वो है हीराकुड डैम, हीराकुड बांध जो कि ओडिशा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पर्ल फिशिंग कहाँ पर किया जाता है? पर्ल फिशिंग तो आपको बता दिया जाए, जब पर्ल फिशिंग आप यहाँ पे देखेंगे भारत के एंड में साउदर्न साइड में, तो टूटीकोरिन बेसिकली ये पूरा कहाँ पे होता है? तमिलनाडु इसका हब है। किसका हब है? तो पर्ल फिशिंग का जो केंद्र है, हब है, वो क्या है? तमिलनाडु है। तो वो टूटीकोरिन से लेकर कमोरिन तक, केप कमोरिन तक पूरा ये पर्ल फिशिंग का क्षेत्र है। तो टूटीकोरिन से कमोरिन तक, तो जो आपका आंसर है वो क्या है? टूटीकोरिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स एक तूफान है जिनको काल बैसाखी कहा जाता है बंगाल में। ये बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में दोनों में ही बहते हैं। मेनली इनका ओरिजिन बांग्लादेश में है और ये वेस्ट बंगाल में भी उसी प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल में बहते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब बताइए जो नॉर्वेस्टर्स हैं वो काफी चीज में सहायक भी हैं। इनके जो घातक परिणाम हैं इनके साथ साथ ये सहायक रूप में भी काम आते हैं कई सारी फसलों के लिए। तो आपके ऑप्शंस में से बता दीजिए किस फसल में ये ज्यादा मदद करते हैं? चाय, कॉफी, तंबाकू, आम। तो नॉर्वेस्टर्स चाय यानी कि टी के कल्टीवेशन में बहुत मदद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर और शिमला का अक्षांश समान है? बिल्कुल समान है। तो आखिर ये बताइए आप, अमृतसर में कम ठंडी और शिमला में ज्यादा ठंडी क्यों पड़ती है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन पहला है अमृतसर के उत्तर में स्थित है। क्या शिमला? नहीं। ठंडी हवाओं के प्रभाव में आता है। ठंडी हवाओं के प्रभाव में नॉर्दर्न स्टेट्स आते ही हैं। फिर क्या है? अधिक ऊंचाई पर है और बहुत बर्फ प्राप्त करता है। बर्फ भी क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि ऊंचाई पे है। तो जो आपका एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑफ अ हायर एलिवेशन, क्योंकि ऊंचाई पे है इसलिए शिमला में ज्यादा ठंडी पड़ती है। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है वो दक्कन से रिलेटेड है। आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन में सबसे ज्यादा बेहतर सॉइल मिलता है कपास की खेती के लिए। तो आपका जो ऑप्शन है वो है कपास की खेती। क्वेश्चन है कपास की खेती करने वाले राज्य के महत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करें, कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है? तो आपको पता है डेक्कन का जो सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है कपास की खेती के लिए। तो सबसे ज्यादा तो गुजरात हो जाएगा आपका। और जो आपका आज का काम है, वर्क है, होमवर्क है कह दीजिए, तो वो ये है आपको पूरा डेक्कन प्लेट्यू एक बार देखना है। हम मैक्सिमम क्वेश्चन अगले जो वीडियो में है वो इसी से रिलेटेड बनाएंगे। वहां के क्रॉप्स, वहां का सॉइल, ठीक है, दक्कन में कौन कौन से राज्य आते हैं,
किस तरह से बेनिफिशियल है ये पूरे भारत के लिए, क्या रोल है इसका। तो ये पूरे टॉपिक्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगले बुलेटिन में हम इससे ही रखेंगे। तो आज का जो आपका काम है क्वेश्चन यहीं पर हम छोड़ते हैं और डेक्कन प्लेट्यू से ही शुरू करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.